जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राचीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई एक प्राचीन सभ्यता थी। इस सभ्यता का जन्म आज से लगभग 5000 साल पहले हुआ था और आज से लगभग 3000 साल पहले इस सभ्यता का अंत भी हो गया। मिस्र की सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक माना जाता है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और एडवांस सिविलाइजेशन भी थी। मिस्र की सभ्यता के इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस टेक्नोलॉजी को देखकर साफ पता चलता है कि ये लोग अपने समय से कितने आगे थे। इस सिविलाइजेशन के इतने ज्यादा एडवांस होने की वजह से ही लोग इस सिविलाइजेशन को एलियन से जोड़ते रहते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इजिप्ट के पिरामिड्स। अब तक 138 पिरामिड की खोज इजिप्ट में की जा चुकी है और इन पिरामिड में सबसे फेमस पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इस पिरामिड के अंदर फेरो खुफू की कब्र मौजूद है और इस पिरामिड की हाइट 139 मीटर है। इन पिरामिड्स को देखकर यह समझ पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर इतने समय पहले किस तरह इतना मेगा स्ट्रक्चर बनाया गया होगा। इस पिरामिड के अंदर 23 लाख स्टोन ब्लॉक्स लगाए गए हैं और इस एक स्टोन ब्लॉक का वजन 2 से 2.5 टन के करीब है। ये पत्थर इजिप्ट के नहीं बल्कि इन्हें आसमान से लाया गया था और आसमान यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर दूर है और आज तक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिसे देखकर यह पता चले कि उस समय में किसी तरह का कोई व्हील मौजूद होगा। तो फिर इतने बड़े और इतने भारी स्टोन्स को इतनी दूर से किस तरह से लाया गया? ये स्टोन्स इतनी सफाई से काटे गए हैं जिसे आज के समय में हम बिना कंप्यूटर और मशीन की मदद से नहीं काट सकते हैं। फिर आखिर उस समय में इन पत्थरों को किस तरह से काटा गया होगा? इसके अलावा गीजा में जो 3 पिरामिड बने हुए हैं वो तीनों पिरामिड ओराइन्स बेल्ट के तीनों तारों को परफेक्टली मैच करते हैं। इसके अलावा उनकी साइज भी तारों की ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। गीजा के पिरामिड में साइंस, ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी की बहुत नॉलेज छुपी हुई है और उस समय के लोगों के पास इन सब चीजों की नॉलेज होना बहुत ही चौंका देने वाली बात है। इसके अलावा मिस्र के अबिडोस में फेरोन सेंटी का एक टेंपल मौजूद है जहां आर्कियोलॉजिस्ट को एक अजीब तरह की नक्काशी देखने को मिली है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर की डिजाइन बनी हुई है जबकि दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर सन 1939 में बना था। फिर इस टेंपल की दीवारों पर यह हेलीकॉप्टर की डिजाइन क्यों बनाई गई? और आज से लगभग 3000 साल पहले प्राचीन मिस्र में वहां के फेरो जो अपनी आंखों के सामने देखा करते थे उसी डिजाइन को ज्यादातर पत्थरों पर बनवाते थे। फिर हेलीकॉप्टर की डिजाइन किस चीज को देखकर बनवाई गई? इसके अलावा इन पत्थरों के ऊपर सिर्फ हेलीकॉप्टर की डिजाइन ही नहीं बनाई गई है बल्कि और भी चीजें मौजूद हैं जैसे कि सबमरीन, स्पेसशिप, ग्लाइडर और मोटर बोट की डिजाइन। इस पर कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये सिंबल्स इजिप्शियन लैंग्वेज के हैं और इन सिंबल्स का इजिप्शियन लैंग्वेज में कोई मतलब होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ये इजिप्शियन लैंग्वेज के सिंबल्स हैं तो ये सिंबल्स हमारे आज की चीजों से इतने मैच क्यों कर रहे हैं? और ये बात कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकती है। इसके अलावा मॉडर्न इराक के खुजोतराहू में कुछ बैटरीज हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं जो कि सेरेमिक पॉट, कॉपर ट्यूब और आयरन रॉड की बनी हुई थी। ये बैटरीज मिली तो इराक में है लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि इन बैटरीज को इजिप्ट में बनाया गया था और वहां से इराक पहुंचाया गया। इसके अलावा कई सारे रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि पिरामिड सिर्फ फेरोज की कब्र ही नहीं थे बल्कि प्राचीन समय में पिरामिड का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जाता था। चलिए अब जानते हैं एथनाथन के बारे में जो इजिप्ट की 18वीं डायनेस्टी के 10वें किंग थे और ये अपने समय के बहुत बड़े रिलीजियस इनोवेटर थे। एथनाथन से पहले जितने भी फेरोज मिस्र में रहे वो सभी अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करते थे लेकिन एथनाथन ने इजिप्ट को एक मोनोथेइस्टिक सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया था, यानी कि अब ये लोग सिर्फ एक ही भगवान की पूजा किया करते थे और वो थे एटेन जो एक सन गॉड थे। इसके अलावा एथनाथन के समय की जो हमें पोर्ट्रेट मिलती है उसमें बताया गया है कि एथनाथन बाकी फेरोज से कुछ अलग थे क्योंकि इनसे मिलने के लिए आसमान से कुछ लोग आते थे। इसके अलावा कुछ जगहों पर तो ये भी लिखा है कि एथनाथन इस दुनिया के नहीं बल्कि वो खुद आसमान से आए हुए थे। अगर ऐसा है तो क्या एथनाथन एक एलियन थे? इस चीज को जानने के लिए अगर हम एथनाथन की बॉडी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें एथनाथन का सर काफी ज्यादा अलग दिखाई देगा क्योंकि इनका सर बहुत ही ज्यादा लंबा था और एथनाथन के पहले जितने भी इजिप्शियन किंग थे
उनमें से किसी का भी सर इतना ज्यादा लंबा नहीं था। बताया गया है कि एथनाथन या तो खुद आसमान से आए हुए एक देवता थे या फिर देवताओं और इंसानों की संतान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एथनाथन के बाद जितने भी फेरोन आए उन सभी ने अपने से पहले वाले फेरोन की सभी निशानियों को खत्म कर देना चाहा और अपने से पहले के फेरोज की सभी मूर्तियों को तोड़वाने की भी कोशिश की। यानी कि वो अपने से पहले के फेरोज का इतिहास मिटाना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्यों? बताया गया कि एथनाथन के बाद के फेरोज नहीं चाहते थे कि अब जो पीढ़ियां हैं उन्हें इजिप्ट के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के बारे में पता चले, और शायद इसी वजह से उन्होंने पहले के फेरोज की निशानियों को खत्म करवाने की कोशिश की। चलिए अब जानते हैं हम ट्यूली मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। इस मैन्युस्क्रिप्ट में राजा थुथमोस तृतीय के शासन के समय में होने वाली आसमानी घटना के बारे में बताया गया है। इस मैन्युस्क्रिप्ट में जो साइन आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं वो एंशिएंट इजिप्ट के लेटर थे। इस मैन्युस्क्रिप्ट में बताया गया है कि साल 22 में सर्दियों के तीसरे महीने में दिन के समय आसमान से कुछ आग के गोले जमीन की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके अंदर काफी बुरी बदबू भी आ रही थी और इसके अंदर से किसी भी तरह की कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। और ये आग के गोले सीधे राजा के घर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और जब लोग इसको देखते हैं तो सबसे पहले इसकी खबर राजा को दी जाती है। राजा उस आग के गोलों से समझौता करते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद और भी ज्यादा आग के गोले राजा के महल की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और ये आग के गोले सूरज से भी ज्यादा चमक रहे थे। उस वक्त राजा और राजा की सेना आसमान की तरफ देख रही थी। तो तभी आसमान से मछलियां और खाने की कुछ चीजें गिरने लगी। ऐसा नजारा आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। और फिर राजा भगवान को खुश करने के लिए कुछ अनुष्ठान करते हैं। अमुनारे प्राचीन मिस्र के एक देवता थे जिनका शरीर तो इंसान के जैसा था लेकिन मुंह बाज की तरह था। असल में हम आपको बता दें कि वो कोई आग के गोले नहीं थे बल्कि एलियंस के स्पेसशिप थे। ये एलियंस राजा से मिलने के लिए आ रहे थे और दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है और फिर ये स्पेसशिप्स आना बंद हो जाते हैं। और वो चीज जो आसमान से गिर रही थी वो भी एलियंस ही राजा से खुश होकर नीचे फेंक रहे थे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से एलियंस इजिप्ट के लोगों से इतना खुश थे कि खाने की चीजें उन पर बरसा रहे थे। इसके लिए हम अपने इतिहास को एक बार फिर से देखते हैं। 15वीं सेंचुरी में जब स्पेन के कुछ लोग अपने जहाज के जरिए अज़टेक एम्पायर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वहां चांदी के बहुत बड़े रिजर्व्स मौजूद हैं। लेकिन ये बात अज़टेक्स को नहीं पता थी कि उनकी जमीन के नीचे इतना बड़ा खजाना मौजूद है और स्पेनिश लोग ये बात जान चुके थे। इसलिए उन्होंने अज़टेक के लोगों को चमकदार मार्बल, कपड़े और खाने की बहुत सारी चीजें देना शुरू कर दी और उनसे अच्छी दोस्ती कर लेते हैं और इसी दोस्ती के बदले वो वहां मौजूद सिल्वर रिजर्व को निकालते रहते हैं। इसी तरह प्राचीन इजिप्ट में भी गोल्ड के बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स मौजूद थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं सोना हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रेवल करना चाहते हैं तो सोना हमारे लिए एक बहुत अच्छा फ्यूल का काम करेगा। सोने के अंदर वो क्वालिटीज मौजूद हैं जो कि स्पेसशिप को दूर दूर तक ट्रेवल करने में फ्यूल का काम करती है। इस बात से साफ पता चलता है एलियंस भी जान चुके थे कि प्राचीन मिस्र के पास सोने के रिजर्व्स हैं और वो प्राचीन मिस्र से वही सोने के रिजर्व लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने प्राचीन मिस्र के लोगों को ऑफर्स दिए। इतनी सारी चीजें और इतने सारे सबूत देखने के बाद साफ पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर था जो कि प्राचीन मिस्र को एलियंस से जोड़ता था। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।